हेलो एवरीवन। मेरा नाम है नीतीश कुमार पांडे। आशा करता हूं कि आपको इकोनॉमिक्स की प्रीवियस क्लास पसंद आई होगी और आज हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर पार्ट 4 मतलब कि इस चैप्टर को आज हम लोग खत्म करेंगे। लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। और आप इस चैनल पे दूसरे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं जो कि यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिजाइन किए गए हैं। ये सारे वीडियोस पेड कोर्सेज के पार्ट हैं, लेकिन आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो ये आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। तो ये है हम लोग का टेबल ऑफ कंटेंट। ये सब टॉपिक आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन इंडिया, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएससी मतलब कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, और कैटेगराइजेशन ऑफ पीएससी। और इसके साथ हम लोग आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है आज का डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन इंडिया। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान ले कि डिसइन्वेस्टमेंट होता पहले क्या है। तो डिसइन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है कि जो पब्लिक सेक्टर का जो शेयर है या इक्विटी है वो हम लोग प्राइवेट सेक्टर को बेचने वाले हैं, अगर हम लोग इसको लेमैन्स टर्म में समझें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से विड्रॉ करेगा। तो इस विड्रॉ करने के पर्पस में वो डिसइन्वेस्टमेंट अप्रोच को अपनाने वाला है, डिसइन्वेस्टमेंट के रूट को अपनाने वाला है। इसका मतलब क्या है कि वो अपना जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का जो शेयर है वो एक ग्रेजुअल और फेज्ड मैनर में उसको बेचना शुरू करेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस रिगार्ड में जो अप्रोच अडॉप्ट किया है उसमें क्या किया है कि जितना भी नॉन स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है उसका जो इक्विटी शेयर है उसको 26% या उससे भी नीचे वो लेकर आने वाला है। तो पहला राउंड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट में ऐसा डिसाइड किया गया है कि जो भी रैंडम स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स है जो भी ऑफर किया जा रहा है उसका एक नोशनल रिजर्व प्राइस होगा और वो भी आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यूएशन प्रोसीजर पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्या है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एमएफ्स जो हैं उनको अपॉर्चुनिटी ऑफर किया जाएगा कि वो बंडल्स को बिड कर सके। और आगे चलकर ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये जो ऑफर है ये आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और पब्लिक के लिए भी ओपन किया जाएगा। तो ये आपका बेसिक नॉलेज है डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन इंडिया का। उसके बाद फर्दर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग ये जान लें कि एक कंट्रोवर्सी बहुत दिन से चल रहा है जो कि एक इनएविटेबल कंट्रोवर्सी भी हम लोग कह सकते हैं कि जो इनिशियल शेयर का जो प्राइस होगा मतलब कि कितने प्राइस पर वो बेचा जाएगा इनिशियल शेयर्स जो है, जबकि हम लोग जानते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो आपका ऑक्शन प्रोसेस के थ्रू होने वाला है। तो ये एक कंट्रोवर्सी आपका चल रहा है। तो इसके संदर्भ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिसाइड किया है कि वो 49% ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब कि 51% ऑफ द मेजोरिटी स्टेक वो अपने पास रखेगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर गवर्नमेंट के पास 51% या उससे ज्यादा मतलब कि 50 प्लस ज्यादा अगर उसके पास मेजोरिटी स्टेक मतलब स्टेक रहता है तो इसका मतलब वैसे टाइप ऑफ फॉर्म को हम लोग पब्लिक सेक्टर फॉर्म हम लोग कहते हैं। उसके बाद जो भी कंपनी क्लासिफाई किए जाएंगे इन सभी सब्जेक्ट्स में उनका रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर वो आपका गवर्नमेंट ओनरशिप के बेसिस पे आपका डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है इसका मतलब कि गवर्नमेंट उसका मेजोरिटी स्टेक होल्ड करता है, और गवर्नमेंट अगर उसका मेजोरिटी स्टेक अगर होल्ड करता है तो रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर जो होगा वो आपका गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा। नेक्स्ट है आपका प्राइवेट सेक्टर फर्म। तो जस्ट इसका अपोजिट, मतलब कि अगर 50% से ओनरशिप अगर आपका कम है तो इसका मतलब वो आपका प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। तो इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है आपका माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक अपना कंपनी में होल्ड कर कर रखेगा और माइनॉरिटी स्टेक जो रहेगा वो आपका ऑक्शन कर दिया जाएगा वो इंस्टीट्यूशंस को जो बाई करना चाहते हैं। तो ये आपका माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है। टर्म माइनॉरिटी है लेकिन याद रखिएगा इसमें माइनॉरिटी पोर्शन ही बेचा जा रहा है, मेजॉरिटी पोर्शन गवर्नमेंट के पास रखा जाएगा। नेक्स्ट है आपका मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी में क्या होगा कि मेजॉरिटी शेयर, मेजॉरिटी जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का जो शेयर है वो बेचा जाएगा और माइनॉरिटी स्टेक जो है वो कंपनी का वो गवर्नमेंट रखेगी। और लास्ट है आपका
कंप्लीट। इसका मतलब क्या है कि 100% कंट्रोल ऑफ द कंपनी जो है वो आपको बायर को ऑफर कर दिया जाएगा, मतलब कि उसका सारा शेयर बेच दिया जाएगा। तो 3 टाइप का डिसइन्वेस्टमेंट है, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी और कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज डिसइन्वेस्टमेंट। तो इसको हम लोग एक एक लाइन में समझ लेते हैं। पहला है आपका फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट अप्रोच अपनाते हैं तो हम लोग प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स को भी हम लोग अपने अंदर लेकर आते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग को न्यू टेक्नोलॉजीज और न्यू इनोवेशंस के साथ हम लोग काम करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट जो होता है वो और ज्यादा इंक्रीज होता है, एफिशिएंसी जो होता है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग उसको फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कंसिडर करते हैं। सिमिलरली जो पॉइंट 1 है वो आपका पॉइंट 2 से भी लिंक है कि इंप्रूव इन प्रोडक्टिविटी। हम आपको समझाएं कि टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन के साथ वो लोग आते हैं तो जाहिर सा बात है कि आपका प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा। सिमिलरली थर्ड पॉइंट भी उसी से लिंक है कि आपका टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज जो है वो आपका इंडियन मार्केट में और ज्यादा डिपेंड होगा। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव है आपका पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी का। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक बैकग्राउंड बता देता हूं कि एडवांटेजेस हम लोग किस पैरामीटर पे समझ रहे हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट जो बेसिकली होता है उसमें क्या होता है कि ह्यूज अमाउंट जो पब्लिक फंड का होता है वो आपका नॉन स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर से आपका उन सभी क्षेत्रों में जाता है जो कि आपका प्रायोरिटी सेक्टर है। प्रायोरिटी सेक्टर जैसे कि आपका हेल्थ हो गया, फैमिली हो गया, फिलेंथ्रोपी हो गया, तो हम लोग उस बेसिस पे अब उसका एडवांटेजेस हम लोग देखेंगे। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या करता है कि जो भी आउटफ्लो ऑफ स्कार्स पब्लिक रिसोर्सेज है उसको रिड्यूस करता है और आपका नॉन स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर एंटिटीज को सपोर्ट करता है। तो पहला पॉइंट का मतलब ये है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ कमर्शियल रिस्क। इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट है वो आपका रिस्क ट्रांसफर मतलब जो भी कमर्शियल रिस्क हो रहा है उसको ट्रांसफर करने में फैसिलिटेट करता है, जिसमें टैक्स पेयर का जो मनी है वो लॉकअप मतलब जो रहता है पब्लिक सेक्टर में वो उसको लेफ्ट कर दिया था प्राइवेट सेक्टर एंड टाइम। मतलब कि क्या हो रहा है एक तरह से कि प्राइवेट सेक्टर आ रहा है आपका और पब्लिक सेक्टर तो पहले से था, तो दोनों ओनरशिप में काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है आपका कि जो भी कमर्शियल रिस्क होगा अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इक्वली मतलब कि शेयर के बेसिस पे, जितना भी शेयर प्राइवेट सेक्टर का है जितना भी गवर्नमेंट का शेयर है तो उस बेसिस पे कमर्शियल रिस्क जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं या मतलब कि शेयर हो जाएगा। तो उसमें उसमें जो काम होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। थर्ड है आपका एसेट वुड बी रिलोकेटेड टू एरिया ऑफ ग्रेटर प्रायोरिटी। जो आपको मैंने पहले बैकग्राउंड में समझाया था कि डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस जब हम लोग अपनाते हैं तो जो भी आपका पब्लिक फंड होता है वो आपका उस एरिया में रिलोकेट हो जाता है जहां पे आपका ग्रेटर प्रायोरिटी है, जैसे कि आपका हेल्थ सेक्टर हो गया, फिलेंथ्रोपी हो गया, एजुकेशन हो गया एंड डिफरेंट डिफरेंट। उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका प्राइवेट सेक्टर सेल्फ सफिशिएंट। इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट इंटरप्राइज जो होता है वो कई प्रकार के मार्केट प्रोसीजर के साथ उनको सब्जेक्ट होना पड़ता है। मतलब कि डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस हुआ तो डिसइन्वेस्टमेंट जब प्रोसेस हो रहा है तो कई प्रकार के मार्केट प्रोसीजर के साथ उनको सब्जेक्ट किया जाता है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज जो है वो आपका सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हैं। तो ये है आपका एडवांटेजेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है आपका क्रिटिसिज्म ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो सबसे पहला है आपका लिटिल गेन इन रिसोर्स मोबिलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जानते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट प्लान जो है जिस डायरेक्शन में प्रोग्रेस करना चाहिए उस डायरेक्शन में उतना प्रोग्रेस किया नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका लो रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो रहा है। फर्दर डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्लोज स्क्रूटनी होने के बाद भी एक सक्सेसफुल नहीं रहा है आपका फिजिकल डिफिकल्टीज को एड्रेस करने में, तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि लिटिल गेन इन रिसोर्स मोबिलाइजेशन। दूसरा है आपका श्रिंकिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या है कि डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है मतलब कि हम लोग ईयर से डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉलो करते आ रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जो ऑर्गेनाइज पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में है बहुत ही खराब देखने को मिला है डिसइन्वेस्टमेंट के वजह से, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट आपका रिड्यूस्ड हुआ है। नेक्स्ट है आपका डिसइन्वेस्टमेंट डज नॉट नेसेसरली इंप्रूव एफिशिएंसी। तो इसको पहले हम लोग एक स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज हो या प्राइवेट सेक्टर में इंटरप्राइज हो, दोनों सेक्टर में एफिशिएंट और इनएफिशिएंट इंडस्ट्री होता ही होता है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हम लोग को फोकस करना चाहिए कि एक कॉम्पिटिटिव मार्केट, एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करे ताकि
हर एक इंटरप्राइज खुद के साथ एक कंपटीशन करे और अपने एफिशिएंसी को इंप्रूव करे। तो यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट करने का जरूरत है। हैंडिंग ओवर द पब्लिक प्रॉफिट टू प्राइवेट पॉकेट्स, इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग शेयर्स ऑफ प्रॉफिट मेकिंग सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइजेस को हम लोग सोल्ड करते हैं प्राइवेट पार्टनर्स के पास, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग पब्लिक प्रॉफिट जो हो रहा है उसको भी ट्रांसफर कर रहे हैं प्राइवेट पॉकेट्स में। तो इसीलिए हम लोग ऐसा कहते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक प्रॉफिट को जो है वो प्राइवेट पॉकेट्स में ट्रांसफर कर देता है। तो ये सब क्रिटिसिज्म था आपका डिसइन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्राइवेटाइजेशन इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन जो टर्म हम लोग यूज करते हैं, बेसिकली हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं क्योंकि हम लोग को सिमिलर लगता है, लेकिन इन दोनों टर्म्स में एक वाइटल डिफरेंस है। वाइटल डिफरेंस ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर 25% ऑफ द शेयर अगर किसी कंपनी का होल्ड करता है तो इसका मतलब उसके पास वोटिंग पावर है, तो उस कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन प्राइवेटाइज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्राइवेटाइज करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर का प्रोडक्टिव कैपेसिटी प्राइवेट सेक्टर को बेच देता है, एक तरह से बोला जाए तो। एक बार फिर समझा रहे, ध्यान सुनिएगा। डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन जो है हम लोग इंटरचेंजेबली इस टर्म्स को यूज करते हैं, लेकिन इसमें वाइटल डिफरेंस है। वाइटल डिफरेंस ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर 25% ऑफ द शेयर रिटेन करता है कैरिंग वोटिंग राइट्स, तो इसका मतलब ये है कि वो डिसइन्वेस्ट कर सकता है लेकिन प्राइवेटाइज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन का जरूरत पड़ता है। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन का डिफिनेशन ये हो जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पब्लिक सेक्टर का प्रोडक्टिव कैपेसिटी प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर रहा है। तो ये हम लोग प्राइवेटाइजेशन समझ सकते हैं इस वे में। नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ प्राइवेटाइजेशन आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ऐसा कहा जाता है कि आईपीओ जो है वो आपका मोस्ट फेवर्ड मेथड है प्राइवेटाइजेशन का, जो कि बेसिकली आपका डेवलप्ड कंट्री जैसे कि यूरोपियन यूनियन और ओईसीडी ये सब जगह आपका फॉलो किया जाता है। तो इस मेथड में होता क्या है कि शेयर्स और इक्विटी जो भी पीएसयू मतलब कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज आपका जो होल्ड करता है वो प्राइवेट रिटेल इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशन को बेच दिया जाता है। जैसे कि आपका एमएफ हाउसेज हो गया, उसके बाद पेंशन फंड्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, तो इन सभी लोगों को बेच दिया जाता है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का कुछ प्री रिक्विजाइट भी होगा। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का प्री रिक्विजाइट यही है कि अगर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को सक्सेसफुल बनाना है अगर किसी भी कंट्री में, तो उस कंट्री के पास वेल डेवलप्ड और वेल फंक्शनिंग कैपिटल मार्केट होना चाहिए। कैपिटल मार्केट क्या है मैंने ये पढ़ाया है आपको प्रीवियस क्लासेस में, तो वो क्लासेस आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा वो मार्केट जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बॉन्ड्स डिवेंचर्स जो सेल होता है उसको हम लोग कैपिटल मार्केट बोलते हैं। आईपीओ मतलब कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है उसका बेसिक एक डिफिनेशन जान लेते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। तो ये बेसिकली ये है कि कंपनी जब फर्स्ट टाइम अपना शेयर्स को बेचने निकलता है तो उसको हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। और ये जब शेयर बेचना अगर सब्सिक्वेंटली हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये आपका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग है। अब इन दोनों टर्म को मैंने एक लाइन में इसलिए समझाया है ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और एफपीओ मतलब कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग होता क्या है, और आप लोग प्रीलिम्स में आसानी से उन स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर पाएंगे ये बेसिक डेफिनेशन जानकर। नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ प्राइवेटाइजेशन एसएस। एसएस का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक सेल। स्ट्रेटेजिक सेल का एडवांटेजेस जानने से पहले हम लोग ये जान लें कि स्ट्रेटेजिक सेल एक्चुअली होता क्या है। तो स्ट्रेटेजिक सेल एक ऐसा मेथड है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का जो शेयर है वो आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को बेच देता है। तो इस संदर्भ में हम लोग इसका कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस ये है कि पीएसयू का जो परफॉर्मेंस है वो आपका इंप्रूव करेगा। क्यों इंप्रूव करेगा? क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स जो भी सेलेक्ट किए गए हैं उनके पास ऑलरेडी एक्सपर्टाइज होता है मैनेजमेंट का या ऑपरेशन ऑफ द पीएसयू का, मतलब पीएसयू के ऑपरेशंस का और मैनेजमेंट का उनके पास एक्सपर्टाइज होता है। तो जिसके तरह ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि परफॉर्मेंस जो है वो पीएसयू का आपका इंक्रीज होगा। उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो हैं वो मतलब अच्छा पे मतलब बेटर प्राइस करेंगे पीएसयू के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका भी इंटरेस्ट इस बिजनेस में लाई करता है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर
will be willing to pay a better price for the PSU। ये मेथड जो है ये गवर्नमेंट को हेल्प भी करता है लॉस मेकिंग पीएसयू को ट्रांसफर करने में, ताकि स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ऐसे बिजनेस को एक्वायर कर सकें और अपने प्री रिक्विजाइट स्किल के साथ उन पीएसयू को इंप्रूव कर सकें। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट को एक एज हो रहा है, गवर्नमेंट को एक हेल्प हो रहा है कि जितने भी लॉस मेकिंग पीएसयू हैं उनको इंप्रूव किया जा सके। और ये जो मेथड है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन कंट्री के लिए जो कि आपका लेस डेवलप्ड कैपिटल मार्केट जिन कंट्री में है। तो ये मेथड आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन कंट्रीज के लिए। नेक्स्ट है आपका अदर मेथड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेल ऑफ फॉरेन फर्म्स। तो सेल ऑफ फॉरेन फर्म्स मेथड बेसिकली जो है वो आपका स्ट्रेटेजिक सेल का एक वेरिएंट है, जिस मेथड में हम लोग करते क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो आपका पीएसयू का जो शेयर है वो आपका फॉरेन फर्म्स को सेल कर देता है, तो इसलिए इसको हम लोग सेल ऑफ फॉरेन फर्म्स कहते हैं। दूसरा है आपका बाई आउट। तो इस रूट में क्या होता है कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉय जो है वहीं आपका मतलब कि जो पीएसयू का जो शेयर्स और इक्विटी है वो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज ही आपका खरीदते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग बाई आउट मेथड ऑफ प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। और लास्ट है आपका डिसइन्वेस्टमेंट, जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है कि इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर इक्विटी को प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर देता है, मतलब कि बेच देता है। और डिसइन्वेस्टमेंट 3 प्रकार का होता था, माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट और कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट। तो माइनॉरिटी में क्या होता था कि माइनॉरिटी स्टेक बेचेगा, तो इसलिए इसको माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट बोलते थे। मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता था कि मेजॉरिटी स्टेक बेचेगा, और कंप्लीट मतलब कि कंप्लीट स्टेक बेच दिया है। तो ये सब आपका मेथड है प्राइवेटाइजेशन का। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैटेगराइजेशन ऑफ पीएससी। तो सेंटर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रन किया जाता है। तो ये बेसिकली आपका डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइज के अंदर है, उसके तहत आपका आता है। तो गवर्नमेंट जो है वो सेंटर पब्लिक इंटरप्राइजेस को 3 स्टेटस में बांटता है, नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न कंपनी। लेकिन ये जो स्टेटस में डिवाइड कर रहा है वो किस चीज के बेसिस पे होता है, तो याद रखिएगा प्रॉफिट के बेसिस पे। मतलब कि जो भी सेंटर पब्लिक इंटरप्राइजेस का जो प्रॉफिट का जो थ्रेशोल्ड है अगर उसको क्रॉस करता है तो उसके बेसिस पे नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न कंपनी में उनका डिवीजन होता है। महारत्न कैटेगरी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका 2009 में आया था, और मिनी रत्न और नवरत्न आपका 1997 से ही चल रहा है। तो ये बेसिकली आपका कैटेगराइजेशन ऑफ पीएससी का बेसिक है। अब हम लोग चलते हैं हर एक स्टेटस को एक एक करके डील करेंगे। तो सबसे पहला है आपका महारत्न स्टेटस। तो महारत्न स्टेटस अगर किसी भी कंपनी को अगर गवर्नमेंट दे रही है तो वो आपका कुछ कंडीशंस के बेसिस पे देती है। तो हम लोग उस कंडीशंस को इन 4 पॉइंट्स में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक टर्म यूज करेंगे एन, पी और टी का। मतलब एन का मतलब हो गया आपका नेट प्रॉफिट, पी का मतलब हो गया आपका प्रॉफिट मतलब कि सॉरी नेट वर्थ, एन का मतलब, पी का मतलब हो गया आपका प्रॉफिट, और टी का मतलब हो गया आपका टर्नओवर। तो नेट वर्थ अगर किसी भी कंपनी का अगर 15,000 करोड़ से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको महारत्न स्टेटस देंगे। केस नंबर 2, अगर उसका एवरेज नेट प्रॉफिट मतलब कि पी आपका ₹5,000 करोड़ से ज्यादा रहता है तो वो महारत्न स्टेटस कैटेगरी में आएगा। और ऑप्शन नंबर 3 जो कि टी से था, टर्नओवर, अगर उसका एवरेज टर्नओवर अगर उसका 25,000 करोड़ से ज्यादा या 25,000 करोड़ रहता है तो हम लोग उसको महारत्न स्टेटस देते हैं। और एक और कंडीशन है कि महारत्न स्टेटस देने से पहले वो कंपनी जो है वो नवरत्न कंपनी का स्टेटस पहले से लिया हो। तो ये 4 कंडीशन है जिसके बेसिस पे हम लोग कहेंगे कि महारत्न स्टेटस उस कंपनी को मिला है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ये कंडीशन जो भी है, ये सारी कंपनियां हैं जिनको महारत्न स्टेटस मिली है, जैसे कि आपका एनटीपीसी हो गया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, वैसे ही आपका ओएनजीसी, सेल, भेल, एचपीसीएल, सीआईएल, पावर ग्रिड, ये सब आपका महारत्न स्टेटस के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है आपका नवरत्न स्टेटस। तो नवरत्न स्टेटस देने के लिए वो जो कंपनी हो, मतलब जो भी कंपनी को हम लोग नवरत्न स्टेटस दे रहे हैं वो आपका मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस पहले से उसके पास होना चाहिए और शेड्यूल ए में उसका लिस्टिंग होना चाहिए। ये इसका पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि उसके पास एटलीस्ट 3 एक्सीलेंट और वेरी गुड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए लास्ट 5 साल में। उसी के साथ साथ 6 सेलेक्टेड परफॉर्मेंस पैरामीटर है जिसमें उसका कंपोजिट स्कोर 60 या एवब होना चाहिए। और वो जो 6 परफॉर्मेंस पैरामीटर है वो आपका नीचे दिया हुआ है, जिसमें आपका नेट प्रॉफिट,
टू नेट वर्थ दी है, मैन कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ग्रॉस मार्जिन एज कैपिटल एम्प्लॉयड, ग्रॉस प्रॉफिट एज टर्नओवर, अर्निंग पर शेयर, इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ। तो ये जो 6 पैरामीटर है इसमें इसका कंपोजिट स्कोर 60 होना चाहिए या उससे ज्यादा, तो इसको मिनी रत्न कैटेगरी के नवरत्न स्टेटस इसको दिया जाएगा। तो इसी के बेसिस पे ये कुछ कंपनियां हैं जिनको नवरत्न स्टेटस दिया गया है, जैसे कि आपका बेल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कॉनकॉर है मतलब कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और उसी की तरह सब्सिक्वेंटली हम लोग नीचे बढ़ते जाएंगे, जैसे कि नालको, NLCIL, OIL, PFC, ये सब आपका नवरत्न स्टेटस है। लास्ट आपका है मिनी रत्न स्टेटस। तो मिनी रत्न स्टेटस के लिए क्या है कि जो भी सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइजेस आपका लास्ट 3 कंटिन्यूअस 3 ईयर्स में अगर आपका पॉजिटिव मतलब कि प्रॉफिट शो कर रही हैं और उनका पॉजिटिव नेट वर्थ है, तो उसको हम लोग मिनी रत्न स्टेटस हम लोग उसको ग्रांट कर देते हैं। मिनी रत्न जो कंपनियां होती हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। आपका हो गया पहला कैटेगरी 1 और दूसरा है आपका कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 1 वो कंपनियां होती हैं जो कि आपका प्रीवियस 3 ईयर से प्रॉफिट बनाते हुए आ रही हैं और किसी भी एक ईयर में उनका जो प्रॉफिट है वो 30 करोड़ या उससे अगर ज़्यादा है तो उसको हम लोग कैटेगरी 1 में इंक्लूड कर देंगे। कैटेगरी 2 कंपनियां जो होती हैं वो आपका प्रॉफिट प्रीसीडिंग 3 ईयर से बनाते हुए आ रही हैं और उनका पॉजिटिव नेट वर्थ होगा 3 प्रीसीडिंग ईयर्स में, सारे 3 साल में उनका पॉजिटिव नेट वर्थ होना चाहिए, तो उसको हम लोग कैटेगरी 2 में दर्जा देते हैं। तो ये है आपका मिनी रत्न स्टेटस। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।